हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी चैनल में आप सभी का स्वागत। पर्वत निर्माण का दूसरा सिद्धांत जिसका आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है वो है जियोसिंक्लाइनल ऑर्गन थ्योरी ऑफ कोबर का पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत। तो आज हम इस कोबर के जियोसिंक्लाइनल थ्योरी का अध्ययन करेंगे। इस थ्योरी को समझने से पहले हमें द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोसिंक्लाइन या भूसन्नति के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि भूसन्नति किसे कहते हैं। महाद्वीपों और महासागरों का अगर हम भूगर्भिक इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि प्रारंभ में हमारे पृथ्वी की जब रचना हुई थी तो इसके इतिहास के प्रारंभ में स्थल के कुछ ऐसे छुटपुट भाग थे जो दृढ़ और स्थिर थे। इन प्राचीन स्थिर खंडों को दृढ़ भूखंड या रिजिड मास कहा जाता था। ये दृढ़ भूखंड जल के ऐसे भागों से घिरे हुए थे जिन्हें भूगर्भिक इतिहास में सदैव परिवर्तनशील और गतिशील माना गया है। इन जलीय भागों को भूसन्नति की संज्ञा दी गई है। इसे आप एक मानचित्र की सहायता से देखें कि इसमें मेसोजोइक कल्प में दृढ़ भूखंडों और भूसन्नतियों का वितरण दिखाया हुआ है। तो इसमें हम जिसे रिजिड मास या दृढ़ भूखंड कहते हैं वो ये सफ़ेद एरिया, जैसे ये अफ्रीका ब्राज़ील महाद्वीप अफ्रीकन ब्राज़ीलियन कॉन्टिनेंट था, तो ये था एक दृढ़ भूखंड या रिजिड मास। इसी प्रकार से ये उत्तरी अटलांटिक महाद्वीप था जिसमें यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड ये सभी हिस्सा था। और यहाँ पर चीन साइबेरिया महाद्वीप था। इधर ऑस्ट्रेलिया, भारत, मेडागास्कर ये महाद्वीप था। तो ये सब थे दृढ़ भूखंड या जिसे हम रिजिड मास कह सकते हैं। ये जो दृढ़ भूखंड थे इनके चारों तरफ वाटर बॉडीज़ थी या जल था, और ये जो जलीय भाग था ये परिवर्तनशील था और गतिशील था, जिसे इस डॉटेड लाइन से जगह जगह पे दिखाया हुआ है। ये वो वाटर बॉडीज़ थी या जलीय भाग था जो कि इन रिजिड मासेस को चारों तरफ से घेरे हुए था। तो ये जो रिजिड मास या दृढ़ भूखंड के चारों तरफ जलीय भाग है इसे ही भूसन्नति की संज्ञा दी गई है। साधारण अर्थ में अगर आपको बताएं जियोसिंक्लाइन या भूसन्नति से तात्पर्य जलपूर्ण गर्त से लिया गया है, यानी कि एक ऐसा गड्ढा जो कि पानी से भरा हुआ हो, जल से भरा हुआ गर्त जिसमें तलछट का जमाव होता रहता है। ऐसा गर्त जिसमें पानी के साथ तलछट आती है और वो जमती रहती है। वर्तमान समय में प्राय सभी विद्वान यह मानते हैं कि प्राचीन तथा नूतन सभी प्रकार के वलित पर्वत भूसन्नतियों में से ही बने हुए हैं। यदि हम आज के वलनदार पर्वतों का अध्ययन करें, जैसे हिमालयस का, आल्प्स का या रॉकीज पर्वतमालाओं का, तो उनकी ऊंचाई और उनमें जो चट्टानों की गहराई देखी जाए तो ऐसा हमें एहसास होता है कि इनका निर्माण भूसन्नतियों से ही हुआ होगा, क्योंकि इनमें ऐसे अवशेष मिले हैं जो कि सागरीय जीवों के अवशेष हैं। अगर वलनदार पर्वतों की चट्टानों में हमें ऐसे जीवों के अवशेष मिले जो कि सागर में पाए जाते हैं तो ज़रूर ये पर्वत या ये चट्टानें कभी पानी के नीचे रही होंगी। दूसरी इसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनमें ऐसे सागरीय जलों के अवशेष मिले हैं जो कि उथले सागर में रहने वाले थे, यानी कि सागर की गहराइयों में रहने वाले नहीं थे। तो इससे एक और बात प्रूव होती है कि भूसन्नतियाँ वास्तव में उथले जलीय भाग होती थी, यानी कि जो भूसन्नतियाँ या जिसको जियोसिंक्लाइन कहते हैं वो गर्त तो थे लेकिन वो गहरे गर्त नहीं थे, वो उथले गर्त थे। बाद में इनमें तलछट का जमाव, ये एक जैसे शैलो, जैसे ट्रे की तरह होते हैं या बोट की शेप में, जैसे कयाक अपने एस्किमोस की कयाक होती है उस तरीके की शेप में एक गर्त होता है जिसे कि हम जियोसिंक्लाइन का नाम देते हैं। इसमें पानी आता रहता है। पानी आने के साथ साथ इन भूसन्नतियों के आसपास के जो रिजिड मासेस हैं यानी कि दृढ़ भूखंड हैं
उनसे भी इनमें जल, नदियों आदि का जल, वर्षा का जल आता रहता है। वो अपने साथ तलछट भी लाता है और जिसका जमाव यहाँ पर होता रहता है, सेडिमेंट्स लाता है। सेडिमेंट्स यहाँ पर जमते रहते हैं, इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। जैसे जैसे इस पे ज़्यादा तलछट तली जमेगी तो उसके भार से ये नीचे की तरफ धंस जाती है। परिणाम स्वरूप अधिक गहराई तक अवसादों का जमाव हो जाता है। इसी कारण वर्तमान वलनदार पर्वत है तो वो एक जियोसिंक्लाइन की भांति लंबे तो हैं मगर उनकी चौड़ाई अधिक नहीं है। जियोसिंक्लाइन को हम एक डायग्राम की सहायता से समझेंगे। ये एक जियोसिंक्लाइन या भूसन्नति का डायग्राम है। इसमें आप देखेंगे कि ये रिजिड मास है, दृढ़ भूखंड है, ये भी रिजिड मास है। इसके बीच में ये एक भूसन्नति पाई जाती है या जियोसिंक्लाइन पाया जाता है। ये लंबा, संकड़ा और उथला जलीय भाग है। इस प्रकार का एक गड्ढा है और ये उसके ऊपर सागर जल है। इस पे पानी आता है, पानी के साथ इसमें सेडिमेंट्स आते हैं, इस पे सेडिमेंट्स का जमाव होता है। जैसे जैसे इस पे जमाव होता है उसके भार से ये नीचे की तरफ धंस जाता है। फिर इसमें और पानी आता है, पानी के साथ इसमें सेडिमेंटेशन होती है, सेडिमेंट्स तलछट जमती है, उसके भार से ये वापस जम जाता है। यानी कि तलछट का जमाव इसमें धीरे धीरे और ये नीचे की तरफ दबता जाता है, लेकिन इसमें जो पानी है वो उथला ही रहता है या छिछला ही रहता है। जो सेडिमेंटेशन है वो नीचे की तरफ दब कर और इस भूसन्नति को और गहरा करता रहता है। तो ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ भूसन्नति। अगर आपसे इसकी परिभाषा पूछी जाए तो भूसन्नति लंबे, संकरे और उथले जलीय भाग होते हैं जिसमें तलछट या निक्षेप के साथ साथ तली में धंसाव होता रहता है। तो ये जो धंसाव है वो इसके भूसन्नति की तली में हो रहा है धीरे धीरे, और ये इसकी तली नीचे की तरफ धंसती जा रही है। जैसा कि पहले जिक्र किया है कि विद्वानों का ये मानना है कि प्राचीन और नवीन वलनदार पर्वतों का जो निर्माण है वो इन भूसन्नतियों से ही हुआ है। इसी कॉन्सेप्ट को, भूसन्नति के कॉन्सेप्ट को या जियोसिंक्लाइन के कॉन्सेप्ट को कोबर ने अपनी थ्योरी में प्रयोग में लिया। जब हम आगे थ्योरी का अध्ययन करेंगे तो हमें ये जियोसिंक्लाइन का कॉन्सेप्ट काम आएगा। सो लेट्स कंटिन्यू विद द थ्योरी नाउ। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान कोबर ने वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वास्तव में उनका उद्देश्य प्राचीन दृढ़ भूखंडों और भूसन्नतियों में संबंध स्थापित करना था। जो रिजिड मास है और जियोसिंक्लाइन है उन दोनों के बीच में क्या संबंध है वो स्थापित करना चाह रहे थे। कोबर ने इस तरह अपने भूसन्नति सिद्धांत के आधार पर पर्वत निर्माण की क्रिया को समझाने का प्रयास किया। इनका सिद्धांत संकुचन शक्ति पर आधारित है। पृथ्वी में संकुचन होने से उत्पन्न बल में अग्र देशों में गति उत्पन्न होती है, जिससे प्रेरित होकर संपीड़नात्मक बल के कारण भूसन्नति का मलबा वलित होकर पर्वत का रूप धारण करता है। जहाँ आज पर्वत हैं वहाँ पर पहले भूसन्नतियाँ थीं, जिन्हें कोबर ने पर्वत निर्माण स्थल या ऑर्गन बताया है। इन भूसन्नतियों के चारों ओर प्राचीन दृढ़ भूखंड थे जिन्हें क्रेटोजेन बताया है। कोबर के अनुसार भूसन्नतियाँ लंबे चौड़े जलपूर्ण गर्त थी। पर्वत निर्माण की पहली अवस्था भूसन्नति निर्माण की होती है, जिसके दौरान पृथ्वी में संकुचन के कारण भूसन्नति का निर्माण होता है। इसे भूसन्नति अवस्था कहते हैं। कोबर ने अपनी थ्योरी में कहा है कि ये जो भूसन्नतियाँ हैं यही वो स्थान है जहाँ पर वलनदार पर्वतों का निर्माण हुआ है। अब जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जियोसिंक्लाइन है या भूसन्नति है और ये इसके दोनों तरफ रिजिड मास है यानी कि दृढ़ भूखंड है। कोबर अपनी थ्योरी में बताते हैं कि
जैसे जैसे पृथ्वी में संकुचन उत्पन्न होता है तो जो दृढ़ भूखंड हैं, रिजिड मास हैं, उनके जो अग्रभाग हैं उनमें गति उत्पन्न होती है और संपीड़नात्मक यानी कि कॉन्ट्रैक्शन फोर्स उत्पन्न होती है, जिसके कारण जैसे इस तरफ से इस डायग्राम में आप देखें कि ये रिजिड मास है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, संपीड़न हो रहा है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इसके कारण जो पहले भूसन्नति थी जिसमें कि मलबा भरा हुआ था, वो दोनों तरफ कॉन्ट्रैक्ट होने से वो उसमें वलन पड़ने लगते हैं। वो मलबा जो उसके अंदर है वो वलित होकर और इकट्ठा होकर और ऊपर की, जब इसको दोनों तरफ से दबाएंगे तो ये इसके अंदर जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए हैं वो अवसादी, इसके अंदर जो अवसाद जमा हुआ है वो ऊपर की तरफ उठेगा और उसमें इस प्रकार के वलन पड़ने लगेंगे। और इन्हीं को ही कोबर ने अपनी थ्योरी में जो वलनदार पर्वत हैं वो बताया है कि पर्वतों का निर्माण जियोसिंक्लाइन के तरफ रिजिड मासेस का संपीड़न के द्वारा, कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा जब वो एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो जियोसिंक्लाइन है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें संपीड़न होता है, जिसके कारण उसका मलबा ऊपर की तरफ उठता है और उसमें वलन पड़ते हैं और उससे पर्वत निर्माण की क्रिया आरंभ होती है। इसी थ्योरी को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।